तो हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरी एक अनदर न्यूज वीडियो में। ईरान में क्या हो रहा है आप लोगों को तो पता ही है, और मैं डेली अपडेट लेकर आता रहा हूँ आपके पास और आता रहूंगा जब तक ये जो चल रहा है मैं आपको हर डिटेल से बताता रहूंगा। और अभी ईरान के लिए अमेरिका के एयरक्राफ्ट्स निकल चुके हैं। ठीक है, पहली बात तो मेन चीज ये है। और दूसरी बात ये है कि हम्म, ईरान ने अपने एयर जो स्पेस है उसको बंद कर दिया है, एयरपोर्ट्स को सबको बंद कर दिया है। ठीक है, वहां और इंडिया के भी इंडिगो की जो फ्लाइट्स है वो भी ईरान के ऊपर से गुजरना बंद कर चुके हैं। मतलब पूरा वर्ल्ड ईरान से सेपरेट हो चुका है। मतलब जो भी फ्लाइट्स जो गुजरेगी वो बगल से गुजरेगी, लेकिन ईरान के ऊपर से नहीं गुजरेगी। इससे रिलेटेड न्यूज होने वाली है। क्या है क्या नहीं है मैं आपको अच्छे से बताने वाला हूँ। मध्य पूर्व में एक बार फिर तनाव चरम पर पहुंच गया है। यह विवाद केवल दो देशों के बीच का टकराव नहीं है रहा, बल्कि यह एक वैश्विक संकट बन चुका है जिसमें दुनिया के सबसे शक्तिशाली राष्ट्रों के बीच टकराव के संकेत मिल रहे हैं। आज क्या हुआ है मैं आपको ये बता देता हूँ। ईरान ने हाल ही में अपनी अब हवाई क्षेत्र को बंद कर दिया है। इससे हजारों अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें रद्द हुई हैं और यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। यह कदम सुरक्षा कारणों से उठाया गया माना जा रहा है, लेकिन इसका वैश्विक उड्डयन नेटवर्क पर बड़ा असर पड़ा है। अमेरिका ने F-35 फाइटर जेट्स और एयरक्राफ्ट कैरियर भेजा है। अमेरिका ने अपने परमाणु ऊर्जा से चलने वाले एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस अब्राहम लिंकन के को मध्यम पूर्व की ओर भेजा है, जिसमें लगभग 90 F-35 इन फाइटर जेट्स होने की सूचना है। इस निर्णायक कदम को अमेरिका की तरफ से एक सामरिक तैयारी के रूप में देखा जा रहा है, ताकि किसी भी संभावित हमले का सामरिक जवाब दिया जा सके। इतने ज्यादा तनाव को देखते हुए अमेरिका और ब्रिटेन दोनों ने मध्य पूर्व में स्थित कुछ सैन्य कर्मियों को सुरक्षा कारणों से हटाया है, विशेषकर कतर स्थित अल उदेद एआई उदेद एयरबेस से। यह कदम विवाद की संवेदनशीलता को दर्शाता है, क्योंकि यह बेस कई देशों की सुरक्षा रणनीतियों का केंद्र रहा है। कुछ रिपोर्टों में बताया गया है कि अमेरिका ने मध्य पूर्व के कुछ सैन्य ठिकानों से सैनिकों को वापस करने का निर्णय लिया है, जबकि ईरान प्रबल खतरों के बारे में चेतावनी दे रहा है। इस कदम को रणनीतिक बदलाव मानकर देखा जा रहा है। मध्य पूर्व की हर लड़ाई में एयर पावर का निर्णायक असर होता है। F-35 जैसे अत्याधुनिक फाइटर जेट्स न केवल एक सैन्य ताकत का प्रतीक है, बल्कि सैन्य रणनीति में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। F-35 और अन्य लड़ाकू विमानों का सामरिक महत्व क्या है? F-35 जैसे स्टेल्थ जेट्स रडार में से छिपकर ऑपरेशन कर सकते हैं। F-60, F-22, F-16, F-22 जैसे विमानों का इस्तेमाल टोही हवा में नियंत्रण स्थापित करने और सटीक हमलों के लिए होता है। अमेरिका और उसके सहयोगी इन विमानों को क्षेत्र में स्थिति का नियंत्रण हासिल करने, दुश्मन की वायु शक्ति को रोकने के लिए तैनात कर रहे हैं। यह संघर्ष केवल दो देशों के बीच नहीं हो रहा है, इससे पूरी विश्व पर असर पड़ता है। तेल की कीमतें और ऊर्जा बाजार यदि तनाव और बढ़ता है, और विशेष रूप से अगर ईरान होर्मुज़ जल संधि को बंद करने जैसा कदम उठाता है। यह वह मार्ग है जिससे दुनिया के लगभग 20% तेल का निर्यात होता है। तो यह वैश्विक तेल बाजार को गंभीर रूप से प्रभावित कर सकता है और कीमतें तेजी से बढ़ सकती है। ईरान का एयर स्पेस बंद होने और कुछ देशों द्वारा उड़ानों के रोके जाने से अनेक एयरलाइंस को रूट बदलने या उड़ान रद्द करने के लिए मजबूर होना पड़ा है। इससे अंतर्राष्ट्रीय हवाई यात्रा कठिन हो रही है और आर्थिक नुकसान भी हो रहा है। ऐसे बड़े भू राजनीतिक तनाव का असर शेयर बाजारों पर भी देखा जाता है। निवेशक सुरक्षित संपत्तियों को की ओर भागते हैं, तेल कंपनियों का शेयर बदलता है और निवेश जोखिम उठाने वाले क्षेत्रों से हटा लेते हैं। और यह निगरानी और वित्तीय नीतियों का प्रभाव डालता है। इस संकट को केवल स्थानीय मुद्दा नहीं मानते हुए कई देशों और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं ने अपनी प्रतिक्रिया दी है, जैसे ब्रिटेन और अन्य यूरोपीय देशों की चिंता की है। ब्रिटेन समेत कई यूरोपीय देश तनाव को लेकर चिंतित है और अपने नागरिकों को सुरक्षित रखने की चेतावनी जारी कर रहे हैं। और संयुक्त राष्ट्र जैसे संगठन युद्ध के खतरे पर चिंता जाहिर कर चुके हैं और सभी पक्षों को संयम बरतने का आग्रह किया जा रहा है।
कुछ राज्य जैसे सऊदी अरब, कतर, संयुक्त अरब अमीरात ने तनावपूर्ण स्थिति से सावधानी बरतने का संकेत दिया है और क्षेत्रीय शांति की आवश्यकता को दोहराया है। फ्यूचर में क्या हो सकता है? या तो डिप्लोमेसी का रास्ता निकल सकता है, मतलब इसमें सभी लोग आपस में बात कर सकते हैं। सबसे शुभ परिदृश्य है ये कि संवाद और अंतर्राष्ट्रीय दबाव के बल पर भागीदारी, फिर देश बातचीत से समाधान निकाले। यह वैश्विक शांति और स्थिरता के लिए महत्वपूर्ण होगा। और स्थानीय संघर्ष का फैसला क्या है? यह यदि संघर्ष जारी रहता है तो इससे क्षेत्र की सीमाओं से आगे फैलने का खतरा, जैसे सीरिया, इराक, यमन जैसे जगह ये पिछले तनाव में प्रभावित हुई। हुर्मुज़ जैसे समुद्री मार्गों पर अवरुद्धता दुनिया के ऊर्जा नेटवर्क को गंभीर झटका दे सकती है और तेल की कीमतों में भयंकर अस्थिरता ला सकती है। कुछ देश और संगठन संकल्पना के तहत मध्यस्थ भूमिका निभा सकते हैं ताकि टकराव को रोका जा सके। मध्य पूर्व सिर्फ कुछ देशों का समूह नहीं है, यह दुनिया की ऊर्जा, व्यापार और सुरक्षा व्यवस्था की रीढ़ माना जाता है। तेल और गैस का केंद्र दुनिया का लगभग 60% तेल भंडार इसी क्षेत्र में है। वैश्विक तेल आपूर्ति का बड़ा हिस्सा यहीं से जाता है। हुमुर्ज जल डमरूमध्य से रोजाना करोड़ों बैरल तेल गुजरता है। सामरिक भौगोलिक क्या है? एशिया, यूरोप और अफ्रीका को जोड़ने वाला क्षेत्र समुद्री और हवाई व्यापार के प्रमुख मार्ग सैन्य ठिकानों के लिए सबसे संवेदनशील जोन। यही कारण है कि अमेरिका, रूस, चीन और यूरोपीय शक्तियां इस क्षेत्र में लगातार सक्रिय रहती है। ईरान खुद को पश्चिमी दबाव के खिलाफ एक स्वतंत्र शक्ति के रूप में प्रस्तुत करता है। उसका दावा है कि वह अपनी संप्रभुता की रक्षा कर रहा है, विदेशी हस्तक्षेप को स्वीकार नहीं करेगा और क्षेत्रीय संतुलन बनाए रखना चाहता है। ईरान का परमाणु कार्यक्रम मैं बता देता हूँ। ईरान का परमाणु कार्यक्रम लंबे समय से विवाद का विषय रहा है। अमेरिका और उसके सहयोगी आशंका जताते हैं कि ईरान परमाणु हथियार विकसित कर सकता है। ईरान बार-बार कहता रहा है कि उसका कार्यक्रम शांतिपूर्ण है। यही अविश्वास दोनों देशों के बीच तनाव की जड़ है। इस सब के बीच में अमेरिका की एंट्री, शक्ति प्रदर्शन या चेतावनी। जैसे ही तनाव बढ़ा, अमेरिका ने तुरंत अपनी सैन्य उपस्थिति मजबूत करनी शुरू कर दी। जैसे कि F-35 फाइटर जेट्स, दुनिया की सबसे आधुनिक स्टेल्थ फाइटर जेट, रडार से बच निकलने की क्षमता, सटीक हमलों के लिए प्रसिद्ध और एयरक्राफ्ट कैरियर की तैनाती। अमेरिका ने अपने एयरक्राफ्ट कैरियर को मध्य पूर्व की ओर रवाना किया। एक अकेला एयरक्राफ्ट कैरियर एक छोटे देश की पूरी वायुसेना से अधिक ताकत रखता है, समुद्र से हवा और जमीन पर हमला करने में सक्षम होता है। यह एक कदम सिर्फ सैन्य नहीं बल्कि राजनीतिक संदेश भी है। और ये जो एयरक्राफ्ट्स आ रहे हैं, मतलब जेट्स आ रहे हैं, मनोवैज्ञानिक असर क्या पड़ेगा? फाइटर जेट्स केवल हथियार नहीं होते, वे एक संदेश होते हैं। दुश्मन के लिए संदेश, हम तैयार हैं और पूरी ताकत के साथ। सहयोगियों के लिए आश्वासन, आप अकेले नहीं है। वैश्विक समुदाय के लिए चेतावनी, स्थिति नियंत्रण से बाहर जा सकती है। इसी कारण हर बार जब फाइटर जेट्स तैनात होते हैं, वैश्विक बाजार, कूटनीति और मीडिया तुरंत प्रतिक्रिया देते हैं। ये जो युद्ध हो रहा है इसका असली ईंधन क्या है? मेन चीज क्या है? मैं आपको बता, मध्य पूर्व संकट का सबसे तेज असर तेल पर पड़ता है। तेल की कीमतें क्यों बढ़ती हैं? सप्लाई इतनी बाधित होने की आशंका, निवेशकों में डर, बीमा और परिवहन लागत में वृद्धि। यदि तनाव बढ़ा और हुमुर्ज जल डमरू मध्य प्रभावित हुआ तो पेट्रोल डीजल महंगा होगा, महंगाई बढ़ेगी, विकासशील देशों की अर्थव्यवस्था पर सीधा असर पड़ सकता है। ईरान द्वारा एयर स्पेस सीमित किए जाने के बाद कई अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें रद्द, लंबा रूट अपनाने में से लागत बढ़ी, यात्रियों की सुरक्षा पर चिंता। एयरलाइंस कंपनियां पहले ही घाटे से जूझ रही थी, यह संकट उन्हें और कमजोर करता है। इसराइल लंबे समय से ईरान को अपनी सबसे बड़ी सुरक्षा चुनौती मानता है। इसराइल की चिंताएं क्या है? ईरान का परमाणु कार्यक्रम, हिजबुल्लाह और हमास जैसे गुटों को समर्थन, सीरिया और लेबनान में ईरानी प्रभाव। इसराइल खुलकर कह चुका है, यदि जरूरत पड़ी तो हम अकेले भी कार्रवाई करेंगे। यही बयान पूरे क्षेत्र को और अस्थिर बना देता है। सऊदी अरब
अमेरिका का पारंपरिक सहयोगी, ईरान का वैचारिक और क्षेत्रीय प्रतिद्वंदी। हालांकि हाल के वर्षों में सऊदी ईरान संबंधों में नरमी आई, चीन की मध्यस्थता से संवाद बढ़ा, लेकिन युद्ध की स्थिति में सऊदी अरब का झुकाव किस ओर होगा, यह सवाल अभी खुला है। पर अमेरिका का बड़ा सैन्य बेस, तालिबान, हमास और पश्चिम के बीच मध्यस्थ, कतर पर्दे के पीछे बातचीत करवाता है, युद्ध टालने की कोशिश करता है। इस संकट में कतर की कूटनीति बेहद अहम मानी जा रही है। तुर्की नाटो का सदस्य है, अमेरिका से मतभेद है, क्षेत्रीय शक्ति बनने की महत्वाकांक्षा है। तुर्की किसी भी संकट को अपने प्रभाव बढ़ाने के अवसर के रूप में देखता है, लेकिन सीधे युद्ध से बचता है। प्रॉक्सी वॉर या छद्म युद्ध, प्रॉक्सी वॉर को ही छद्म युद्ध कहते हैं हिंदी में, ठीक है। ये क्या होता है मैं आपको बता, जब देश सीधे युद्ध न लड़कर मिलिशिया, विद्रोही संगठन, गुप्त ऑपरेशन के जरिए एक दूसरे को नुकसान पहुंचाते हैं। इस सब में यमन की स्थिति क्या है? ईरान समर्थित हुती विद्रोह, सऊदी समर्थित सरकार, रेड सी में जहाजों पर हमले, यमन युद्ध वैश्विक व्यापार को प्रभावित कर चुका है। और सीरिया, ईरान की सैन्य मौजूदगी, इजराइल के हवाई हमले, रूस और अमेरिका की छाया लड़ाई, सीरिया एक बार फिर युद्ध का मैदान बन सकता है। लेबनान, हिजबुल्लाह की ताकत, इजराइल सीमा पर तनाव, यदि लेबनान मोर्चा खुला, यह पूर्ण क्षेत्रीय युद्ध का संकेत होगा। और मैं आपको साइबर युद्ध के बारे में बता, इसमें बिजली ग्रिड पर हमला होता है, बैंकिंग सिस्टम ठप पड़ जाता है, एयर ट्रैफिक कंट्रोल में गड़बड़ी, सरकारी डेटा चोरी। ईरान और अमेरिका दोनों के पास उन्नत साइबर क्षमता, एक दूसरे पर पहले भी आरोप। साइबर युद्ध में आम जनता को सबसे ज्यादा प्रभावित करता है, लेकिन जिम्मेदारी तय करना मुश्किल हो जाता है। मनोवैज्ञानिक युद्ध और मीडिया, मीडिया इस संकट का सबसे बड़ा हथियार बन चुका है, जैसे डर का माहौल, तीसरा विश्व युद्ध, तेल सप्लाई बंद, परमाणु हमला। सोशल मीडिया की भूमिका क्या है? अफवाहें, अधूरी जानकारी, प्रोपेगेंडा, हर वायरल वीडियो या बयान बाजार, सरकार और जनता को प्रभावित करता है। भारत पर इस सब का प्रभाव क्या पड़ेगा? अ, अब सवाल, इस संकट का भारत पर क्या असर होगा? भारत की चुनौतियां क्या है? तेल आयात पर निर्भरता, प्रवासी भारतीयों की सुरक्षा, व्यापार मार्गों की सुरक्षा। और भारत की नीति क्या है? संतुलित कूटनीति, किसी एक पक्ष का खुला समर्थन नहीं, शांति और शांति और संवाद पर जोर। भारत इस संकट में निष्पक्ष लेकिन सतर्क नीति अपनाते हुए है। अंतर्राष्ट्रीय कानून और युद्ध, क्या हो हमला वैध होगा? संयुक्त राष्ट्र चार्टर, आत्मरक्षा का अधिकार, सुरक्षा परिषद की भूमिका, बिना यूएन अनुमति कोई भी सैन्य कार्यवाही अंतर्राष्ट्रीय विवाद बन सकती है। इसमें विशेषज्ञ चेतावनी देता है, एक छोटी घटना बड़ा युद्ध। दूसरा, गलत सूचना से गलत फैसला। तीसरा, क्षेत्रीय संघर्ष का वैश्विक विस्तार। चौथा, परमाणु कार्यक्रम पर हमला। पांचवा, ऊर्जा संकट। मध्य पूर्व का यह संकट कई परतों वाला है। यह सैन्य, आर्थिक, साइबर और मनोवैज्ञानिक युद्ध का मिश्रण है। अगले हिस्से में हम मैं आपको बताऊंगा पर अमेरिका और ईरान की सैन्य रणनीति, परमाणु खतरा और कई वाकई युद्ध अपरिहार्य है। अमेरिका की सैन्य रणनीति, सीधा युद्ध या दबाव। जब अमेरिका अपने एयरक्राफ्ट कैरियर और फाइटर जेट तैनात करता है, तो सवाल सिर्फ युद्ध का नहीं होता, सवाल यह होता है रणनीति का। अमेरिका की मध्य पूर्व की नीति तीन स्तंभों पर टिके। पहला, और डर के जरिए रोकथाम, दुश्मन को यह संदेश देना कि हमला महंगा पड़ेगा, सैन्य ताकत दिखाकर युद्ध रोकना। और दूसरा, सहयोगियों की रक्षा, इसराइल, सऊदी अरब और खाड़ी देश। और दूसरा तीसरा है फ्रीडम ऑफ नेविगेशन, समुद्री व्यापार मार्ग खुले रखना, हुर्मुज और रेड सी की सुरक्षा। अमेरिका का जानता है सीधा युद्ध आसान नहीं, लेकिन पीछे हटना भी कमजोरी का संकेत होगा। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना, अपने दोस्तों को जरूर शेयर करना, जिससे कि वो भी इसको एंटरटेन हो सके। ये बहुत इंटरेस्टिंग न्यूज़ थी कि किस तरह से ईरान अपने उसको एयर स्पेस को बंद कर रहा है, किस तरह से वहां से फ्लाइट्स जाना कैंसिल हो रही है। ठीक है, इंडिया भी अपने वो कर रहा है कि वहां पर एडवाइजरी जारी कर रहा है कि वहां पर जितने भी लोग हैं सुरक्षित जगह रहे, और नंबर सर्च भेज दिए हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज वीडियो।